अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं वो हैं हमारे पेरेंट्स, वो है फादर्स डे। कल दुनिया भर में जो है वो जोशो खरोश के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो हम फादर्स डे मनाएंगे, जहां पर जो है वो हम थ्रू सोशल मीडिया दुनिया भर को ये बताएंगे कि हम अपने वालिद से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। माँ के बारे में हमेशा बात की जाती है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है, माँ बहुत तकलीफ़ें उठाती है, माँ की उन तकालीफ़ को याद रखा जाता है, माँ को जो है वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप को भी जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। हम कहीं ना कहीं अपने बाप को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी तमाम तर कोशिशों को, उसकी तमाम तर एफ़र्ट्स को, कि वो जब हम सब लोग घर पर सो रहे होते हैं वो सुबह सवेरे उठता है और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो उठकर काम पर जाता है, ऑफिस जाता है, वहाँ जाकर तरह तरह के लोगों की तरह तरह की बातें सुनता है और उसके बाद वो ये सोचकर वो तमाम तर बातें पी भी लेता है कि मुझे जो है वो अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपने घर के लिए कमाना है और मुझे अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना है। लेकिन वहीं पर जब वो अपने बच्चों को कामयाब देखता है, जब वो अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर देता है, तो वहीं पर हम लोग देखते हैं कि ये बच्चे अपने माँ बाप को, अपने बापों को घरों से बाहर निकाल देते हैं और यही बाप जो है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परसों दुनिया भर में जो है वो ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, तो ऐसे मौक़ों पर जो होते हैं ये खूनी रिश्ते आपको वाकई याद आते हैं, जिनके साथ आपने तमाम तर ज़िंदगी गुजारी होती है। आपकी बहुत सी यादें, बहुत सी खूबसूरत जो है वो एहसासात, जज्बात जो हैं वो आपके दोबारा से उभरते हैं और आप ये चाहते हो कि आप अपने बच्चों के बीच में जो है वो ईद उल अज़हा या ईद के जो मौक़े हैं उनको जो है वो गुजारो। तो आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं जितने भी हमारे इर्द गिर्द फादर्स मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या यादें हैं, किस तरीके से वो ईद सेलिब्रेट करते थे और तमाम तर नौजवान जो कि अपने घरों में मौजूद हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है कि वो आए ईद उल अज़हा के मौके पर अपने माँ बाप को जो है वो घर लेकर जाएं, उनके साथ ईद मनाएं, क्योंकि बाद में जो है वो इतनी देर हो जाती है कि फिर जो है वो इंसान के हाथ बिल्कुल खाली रह जाते हैं। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और वहाँ जाके आज दिन गुजारते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम तर वालिद जो है उनको हमने ओल्ड एज होम्स में रखा हुआ है, किस तरीके से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार। हम लोग बात कर रहे हैं फादर्स डे के हवाले से और इसी पर बात करने के लिए हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट देख लें या हर जगह देख लें, हम लोग जो है वो एक मखसूस दिन तय होता है जिस पर जो है वो हम अपनी माँ को या अपने बाप को जो है वो विश कर रहे होते हैं और उनको इस बात का यकीन दिला रहे होते हैं कि हम अपनी माँ से या अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन यही अगर आप वो दिन निकालें और आप बाहर निकलें और आप आके ओल्ड एज होम्स देखें जिनकी तादाद कराची में, पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि आपके वो माँ बाप जिन्होंने आपको इतनी जो है वो तमाम तर मुश्किलों से पाला और तमाम तर परेशानियाँ जो है उनको बर्दाश्त किया, अपना पेट काट कर जो है वो आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया और आज जो है वो इस हाल में है वो लोग कि उनके पास रहने को आपके जो है ना वो एक छत मौजूद नहीं है, आप लोगों के घरों में एक एक कमरा उनके लिए जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ JDC के ओल्ड एज होम में, जहाँ पर जो है वो बहुत सारे ऐसे कह लें आप वालिद जो एक दौर में जो है वो इस परेशानी के साथ सुबह जल्दी घर से उठा करते थे कि हमने जो अपने बच्चों के लिए कमा कर लाना है, आज जो है वो ओल्ड एज होम में है और कोई भी उनको जो है वो यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। और अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी बड़ी तादाद है और अफसोसनाक बात यह है कि ये तादाद जो है ये कम होने के बजाय दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि वो यहाँ पर कब आए और किस तरीके से जो है वो अब अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं और कोई रिग्रेट है उनको अपनी ज़िंदगी से या नहीं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं फादर्स डे के हवाले से, बहुत सारे पेरेंट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गयास खान। गयास खान। गयास साहब, आपकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? 65 साल। 65 साल। तो यहाँ पर आप कब आए? 5 ईयर्स हो गए। 5 साल हो गए। और इससे पहले जो आपकी ज़िंदगी थी उसके बारे में बताइएगा। इससे पहले मेरी ज़िंदगी नशे फराज से गुजरी है, समझे। ज़िंदगी को उतार चढ़ाव देखे। तो मतलब आपकी फैमिली थी? फैमिली थी, बच्चे थे? बच्ची है, बेटी है। एक बेटी है आपकी जी। तो आप क्या करते थे पहले? जॉब करते थे? मैं जॉब करता था, कई जगह मैंने जॉब कर ली। एक कंपनियों में भी करी है, बैंक में भी करी है, बड़ी इंडस्ट्री में भी करी है मैंने जॉब, मुख्तलिफ जगहों की जॉबें करी है।
तो ये जो उसके बाद आप मतलब सारी ज़िंदगी जैसे आपने बताया नशेब व फराज में गुजरी, आपने नौकरी की, घर बनाया, घर वालों को पाला, बच्चों को पाला, बच्ची को पाला, उसकी शादी की, बिल्कुल शादी भी तो हुई। ये उसके बाद यहाँ तक का सफ़र आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ पर आके जो है वो रहना पड़ेगा देखिए आपको? बात सुनो, ये तो इंसानी ज़िंदगी के एक नशे फराज शुरू होते हैं कि आगे की ज़िंदगी किसी को नहीं पता होता, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। कल को क्या होने वाला है बंदे के साथ। सब अपनी जब मस्त ज़िंदगी होती है ना तो बड़ी उरूज से चल रही होती है। आगे का जो मतलब वो क्राइसिस में आने वाला होता है ना, जब वक्त पता एक साथ नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। कल का वक्त बहुत अच्छा था मेरा। एंड टाइम पे यही हुआ कि जब मेरे दरवाजे सारे बंद हो चुके ज़िंदगी के, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था कि अपनी मज़ीद ज़िंदगी किस तरह आगे की जाए। तो बंदू अल्लाह ताला ने एक सपोर्ट दी भी, जिसके ताउन से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो अब आपकी वाइफ मेरी हयात नहीं है। इंतकाल हो गया इनका। बेटी आती है आपसे मिलने? बेटी मेरी है दुबई के अंदर, अच्छा। शादी करके वो दुबई की गई। तो जो आपकी बेटी है उसने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आ जाएं या यहाँ पर कुछ नहीं, बेहतर? वो उसकी ऑफर थी मेरे पास। तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, मैं असल में मेंटली और जिस्मानी तौर पे बड़ा अनफिट हूँ। ऐसा क्यों मेरा लगता इलाज है आपको? लगता नहीं हूँ मैं। हम्म, मेरे एक्सीडेंट हो चुका था, हम्म। मैं अंदर से पैरालाइज हूँ। ओह अच्छा। तो आप चाहते हैं कि आप ना जाए? नहीं, मैं सफ़र इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता। इतना लंबा थोड़ी है, 90 मिनट की फ़्लाइट है बस। वो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को वो नहीं समझ रहा है। ऑफर तो है उसकी तरफ से, बुला भी रही है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे। बिल्कुल दोस्त हैं मेरे, सारे कुलीग हैं, ये जो साथी बच्चे हैं। मतलब बच्चों, ये वो बच्चे हैं जिनके लिए आप इतना सब कुछ करते हो और वो आखिर में लाके आपको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। तो बस जब ये तो हमारे इंसान नसीब किस्मत में लिखा है। आप बहुत सारे हम मेरे कुलीग साथी ऐसे हैं जिनके औलादे भी जवान हैं यहाँ पे है। आप उनसे अगर मालूम करेंगी तो आप वो तो आंसू निकलेंगे आपको। ऐसे ही है। तो आपको कभी ख्याल आता है कि मतलब जिंदगी में मैंने इतना कुछ किया, इतना कमाया? नहीं, ये तो यादें हैं ज़िंदगी की। यादें वो साथ ज़िंदगी के साथ चलती रहेंगी आपको, वो सताती रहती है। अकेले के अंदर तो बहुत ज़्यादा सताती है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। और जब इस तरह के मौके होंगे, ईद आ रही हो, हाँ, त्योहारों पे और ज़्यादा, तो फिर जैसे कोई इवेंट आ जाता है, कोई त्यौहार आती है ना, उस पर ज़्यादा यादें सताती है। तो जब आपके त्यौहार, इससे कोई बड़ी जिम्मा नहीं है इस बात से। कोई कितना भी छुपा ले, बोल दे कि नहीं मुझे नहीं आता, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट वही है कि वो यादें जो है ना प्योसत हुई हुई है ज़िंदगी की, बिल्कुल ऐसे कभी नहीं निकलेंगी वो। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं तमाम तर लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका माजी कैसा था, किस तरीके से जो है वो तमाम तर लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते थे और फिर यहाँ तक का सफ़र उनका कैसे जो है वो पहुँचा, इन पर हम लोग बात कर रहे हैं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? रज़ा हुसैन नाम है मेरा। रज़ा हुसैन। रज़ा साहब, आप यहाँ पर कब आए थे? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं आपको। तो यहाँ पर आए कैसे थे? बस कुछ डिप्रेशन में आ गए थे, तो हमने कहा कोई ऐसा माहौल देखा जाए जहाँ पे हम, जैसे एक बच्चा होता है 10 से 11 साल का, वो चाहता है हमारे हम उम्र हो, तो हमारे ये सब हम उम्र मिल गए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये डिप्रेशन आपको हुआ क्यों था? डिप्रेशन हुआ था, असल में हमारी कहानी ये है कि मेरी वाइफ थी, एक बेटी थी, हम अपने घर में फर्स्ट क्लास सेटिस्फाई थे, सब ठीक था। अब बेटी की शादी हो गई, अब वाइफ और हम रह रहे थे। मैंने कहा चलो ये लाइफ अच्छी इंजॉय हो रही। अब कुदरत की मर्जी थी कि वाइफ का इंतकाल हो गया, अब मैं हो गया अकेला। अब अकेला आदमी कहाँ जाए? और इतना बड़ा 45 साल का साथ उनका, और एकदम से चेंजिंग आ जाती है। ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा अकेले घर में ही बैठ के करना क्या है, तो सोचो इस बार। वो सोच के जो आदमी डाउन ही होता जाता है, इसलिए हमने कहा कोई ऐसी जगह चूज़ की जाए। तो हमारे भाई के दोस्त थे जफर भाई, तो उनसे बात की, बोला भेजो, अच्छा है, एंजॉय करें, सबके साथ रहेंगे। यहाँ आ गए। खास तौर पर मर्द की अगर बात की जाए जी, तो हमेशा मर्द जो है ना, वो उसकी तख्लीक ही ऐसे है कि पहले वो दूसरों का सोचता है, अपनी फैमिली का सोचता है, अपनी माँ का सोचेगा, अपनी औलाद का सोचेगा, अपने आप को भूल जाता है। सही। लेकिन जब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचता है, तब उसको रियलाइज होता है कि अब तो मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं है। नहीं, देखो इसमें एक चीज़ होती है कि मर्द के अंदर अगर विल पावर है ना,
तो दूसरी शादियाँ भी कर जाते हैं, हर चीज़ कर जाते हैं। उनको कोई चीज़ का इफेक्ट नहीं आता, बोला ठीक है चलो ये गया, दूसरी गाड़ी पकड़ लो, निकल लो। समझे? तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारी इस एज के अंदर हमने जितना सर्वाइवल कर लिया बहुत है, अब किसी और के लिए करो। बच्चों के लिए, बीवी के लिए तो कर लिया, अब ऐसी जगह जाओ जहाँ खुद से अपने किसी और के साथी के साथ मिले, किसी की और मदद हेल्प कर दे, जो भी कर सकते हैं। हमारे पास जो वसाइल है उसको ग्रुप डालना है। तो हमारी ये सब इस टाइम की है ना, हम बैंक में पैसा रखेंगे मिलेगा नहीं, ये पैसा हम वहाँ ट्रांसफर कर दें, वहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं, जो आपने बताया ना अभी कि आपकी एक बेटी भी है, जी। तो वो बेटी कहाँ है? बेटी डिफेंस में। तो वो शादीशुदा है? शादीशुदा, उनके बच्चे भी शादीशुदा है। उनके बच्चे भी शादीशुदा है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो वो बेटी के साथ क्यों नहीं रहते? हमारी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। कोई हमारी जो माशरा है वो बेटी के घर का। तो रजा साहब ये तो माशरे के पीछे लग के नहीं, ऐसा माशरा नहीं, ये चीज़ नहीं है। बेटी के घर जो है ना, दामाद कितना भी वो, बेटी के घर जो है ना वो बात नहीं रहती जो बेटे के घर रहती, फर्क आता है। आप भी बेटी हो माशाल्लाह, समझा, और इस चीज़ को फील करोगी। नहीं तो आपको लगता ही नहीं रजा साहब इंसान माशरे के मतलब माशरा तो हमसे ही बनता है ना? नहीं, बेटी के घर रहने से बेहतर ये है कि शादी करके अपना घर आबाद कर ले। आसान रास्ता, किसी का वो मसला ही नहीं है, बहुत आसान भी है बेटी के घर रहने से। बेटी की कुछ तो भी मुझे एक बात बताए ना साहब, माशरा ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हम बेटी के घर पे रहें, माशरा ये एक्सेप्ट कर लेता है कि बाप जो है वो उसको जो है वो ऐसे ही बिल्कुल छोड़ दिया जाए, या वो किसी और के हाथों की तरफ देखे। ये चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए, जनरली बात कर रहा हूँ कि जब अगर बीवी इंतकाल कर गई है, वो बेटी शादीशुदा हो गई है, सब चीज़ है, आपके पास वसाइल है, दूसरी शादी करके उसी घर को दोबारा रेनोवेट कर लो। जैसे घर रेनोवेट कर रहे, घर यहाँ रेनोवेट हो जाएगा, दोबारा सेटअप हो जाएगा, सब चीज़ हो सकती है, मदद में विल पावर हो। ठीक है जी, हम यहाँ पर जो है वो फैमिली से बात कर रहे हैं। जी। और जैसे मैं ये बात कर रही थी कि सबसे अच्छी बात और सबसे यूनिक बात जो मैंने नोटिस की है कि हम जितने भी ओल्ड एज होम्स में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि हमें बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उनके पास ये परमिशन नहीं होती कि वो उस ओल्ड एज हाउस को जो है या उस घर को जो है वो छोड़कर बाहर जा सके। उनके जो रिश्तेदार या करीबी लोग होते हैं वो आके उनसे मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब इनका दिल करता है ये बाहर चले जाते हैं, जब इनका दिल करता है ये आ जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स भी हैं इनके पास, टीवी की सहूलत भी है, तो तमाम तर चीज़ें हैं। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चंद लोगों से और बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं फादर्स डे के हवाले से। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक जी। हम लोग प्रोग्राम में बात कर रहे हैं फादर्स डे के हवाले से, और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि कल दुनिया भर में जो है वो फादर्स डे मनाया जाएगा, और हम हमेशा माँ के हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बाप का एलिमेंट जो है वो हम मिस कर देते हैं। उस तरीके से हम बाप की क्या कहते हैं, उस मोहब्बत को, उस प्यार को, उस मेहनत को जो वो सारी ज़िंदगी हमारे लिए या हमारे अपने बच्चों के लिए करता है, उसको हम कहीं ना कहीं इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो है वो बहुत बड़ा मकाम बाप का भी होता है। सारी ज़िंदगी जो है वो लगा देता है, बाहर नौकरी के लिए निकलता है तो 2000 लोगों की तरह की बातें सुनता है, लेकिन सिर्फ इसलिए सुन रहा होता है कि उसके जहन में ये बात होती है कि मुझे घर शाम को वापस जाना है, और मुझे जो है मेरे ऊपर मेरी फैमिली की, मेरे घर वालों की जो है वो एक ज़िम्मेदारी है जिसको मैंने पूरा करना है। तो यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। एक और जो है वो फादर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलशेर। मोहम्मद गुलशेर। गुलशेर साहब, इस ज़िंदगी के नशेबो फराज से गुज़रते हुए यहाँ तक का सफ़र, आपने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? कभी भी नहीं। कैसे हुआ ये? मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन में बहुत टाइम गुजारा, हाँ, लेकिन कुछ हालात मेरे बच्चों ने ऐसे पैदा कर दिए, फुटपाथ पे सोने से या किसी के आगे गिरने से बेहतर मैंने इस ओल्ड होम को पाया। ऐज़ा ज़फ़र अब्बास साहब, मैं सलाम करता हूँ कि मुझे यहाँ इज्जत ही मिली। और हर दुनिया के उससे लड़ता है। इस बाप को जब इस एज में ला करके आप इग्नोर करते हैं
और उसकी पजराई नहीं करते, तो इसका आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो ये औलाद कैसे धोखे दे देती है, मतलब देखिए वो कुछ औलाद हमारे अपने ही घरों में कुछ इस किस्म के लोग होते हैं जो उनका माइंड जो है खराब करते हैं और उनको एक गंदी सोच दे देते हैं। तो आजकल जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये हमारी जो नई नस्ल है, नई जनरेशन है, ये नहीं समझती उस टाइम को कि जो हमारे बुजुर्गों ने घुमाया। ऐसा ही है। हो सकता है इसमें हमारी भी, मैं मानता हूँ कि कुछ खामियां हैं, लेकिन आज का जो माशरा है ये हमारे बच्चों को ऐसी तरबियत दे रहा है, चाहे वो किसी ड्रामे से या किसी फिल्म से दे रहे हों या माशरे से दे रहे हों, लेकिन उनकी सोच बड़ी मंफी है और बड़ी गलत है। अब जैसे आपने बताया ना कि आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं आपके? जी, बड़े बेटे की उम्र इस वक्त तकरीबन 47-48 साल है और उसकी बच्ची जवान है। इस वक्त ये तकरीबन 2 माह बाद उसकी बच्ची की शादी है, लेकिन मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये ऐसी औलाद जिसके अंदर गैरत की भी कमी हो, जिसके अंदर तमीज़ की भी कमी हो, मतलब एक ऐसा बाप जिसके 3 जवान बेटे हों। वो कहते हैं ना कि जब बेटा पैदा होता है तो बाप का जो है ना वो सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा ना, मुझे कंधा मिल गया, मुझे सहारा मिल गया, मुझे एक बाजू मिल गया। और जिस बाप के 3-3 सहारे हो, जिस बाप के 3-3 बेटे हों, वो इस तरह की हरकत करें कि अपने बाप को, जिन्होंने आपको सारी ज़िंदगी पाला हो, जिसने आपके लिए सारी ज़िंदगी धूप बर्दाश्त की हो, लोगों की बातें सुनी हो, अपने आप को मारा हो, अपनी खुशियों को मारा हो। मतलब बाप वो किरदार है हमारी ज़िंदगियों में जो अपने लिए कपड़े नहीं ख़रीदता, जो अपनी पसंद की चीज़ नहीं खाता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं ये चीज़ खा लूँगा तो मैं अपने बच्चे को एक खिलौना नहीं लेके दे सकता। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे तमाम तर माहौल में जब बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो अब थोड़ा बहुत अपने बाप को सहारा दे सकें या थोड़ा बहुत अपने बाप की खिदमत कर सकें, तो ये बच्चे एकदम ही अपना मुंह कैसे फेर लेते? कौन सी औलाद है ये? कारोबार तबाह करने वाला मेरा बड़ा बेटा है। उसने मेरी गाड़ियां तबाह की, यहाँ तक कि मैंने भी आपको बताया कि मैं टैक्सी चला रहा था अपनी जाती, उसको भी उसी ने ख़त्म किया। आखिर ये हुआ कि मुझे मजदूरी करनी पड़ी। मैं मजदूरी कर रहा था अभी भी, लेकिन अब कुछ दिन पहले से ऐसा हुआ कि मैं किसी एक जगह पे सो रहा था और उन्हीं के यहाँ चौकीदारी वगैरह कर रहा था। मुझे घर छोड़े हुए तकरीबन 8 साल हो गए, बेगम को छोड़े हुए 9 साल, 9वां साल चल रहा है। तो बेगम आपकी किधर है? बेगम वही है, बच्चों के साथ, छोटे बेटे के साथ रह रही है। एक हमारे घर के नज़दीक ग्लोबल स्कूल है, ग्लोबल स्कूल, उसमें वो क्या कहते हैं उनको, आया, वहाँ सर्विस करती है। हमारा झगड़ा इस बात पर हुआ था कि अगर आप सर्विस पे जाएगी तो मेरा आपका वास्ता खत्म। अच्छा जी। तो आपने बेगम को भी छोड़ दिया? 9 साल होने के बाद। कभी राब्ता नहीं किया बेगम ने? जी, बेगम ने, बच्चों ने, एक बच्चे के अलावा सब वही में जहाँ हम रह रहे थे, मुझे यहाँ आए थे, मेरा ख्याल है कि 2 मंथ, ओनली 2 मंथ। मैं यहाँ पर, ये हमारे सजावत साहब हैं, इनकी मेहरबानी से, इनकी एक मोहब्बत से नहीं आ पहुँचा। अगर ये यहाँ ना लाते तो हो सकता है कि फुटपाथ पे भी सोना पड़ता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करता है, बहुत से ख्वाब देखता है, अपनी औलाद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है। क्योंकि मैं अक्सर जब भी बात कर रही होती हूँ अपने वाले साहब से, तो वो मुझे यही बात कहते हैं कि इस पूरी कायनात में किसी भी इंसान को, किसी भी ऐसे रिश्ते को, कोई खूनी रिश्ता भी हो, कुछ भी हो, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उससे आगे कोई भी दूसरा शख्स बढ़ जाए। एक बाप होता है, वो जहाँ अपनी ज़िंदगी में जहाँ जिस मकाम पर पहुँचता है, वो चाहता है कि उसका जो बेटा है या उसकी जो औलाद है वो वहाँ से शुरुआत करे। एक बाप ही होता है जो आपको वो पर देता है, वो आपको खुली, आप कह लें कि एक एनवायरनमेंट देता है कि वो चाहता है कि आप जो है कामयाब हों, अपने बाप से ज़्यादा कामयाब हों। और हम जो है वो ऐसी बदकिस्मत औलादें हैं कि हम अपने माँ बाप को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि ना वो अपने मुंह से बद्दुआएं दे पाते हैं अपनी औलाद को, ना वो उनसे किसी अच्छे की तवक्को कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आगे बढ़कर ज़रा उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो, उन्होंने कभी सोचा था कि वो यहाँ पर आकर जो है वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा जो है वो गुजार रहे होंगे।
प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से गुजरी और किस तरीके से जो है वो अब गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? कुछ खैरियत सर मुझे बताएं कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। मुझे बताएं कि कभी ज़िंदगी में आपने ऐसा सोचा था कि 4 बच्चे होंगे, इतनी मेहनत करता है इंसान, एक बाप की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों की फ़ीसें देना, उनकी ट्यूशन, उनके कोर्स, तमाम तर चीज़ों के बाद उनको पढ़ा लिखा कर शादी तक पहुंचाना, और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही अबैंडन कर देते हैं अपने माँ बाप को। जी ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता मगर बहुत सी जगह ऐसा भी होता है। और किसी भी बाप को ये एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं होती कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद जो है वो बच्चे या इवन वाइफ जो है इतने सालों के बाद जो है ना वो अपना मुंह भी फेर सकते हैं। तो ये हालात तो बिल्कुल जो है ना अचानक ही आते हैं। तो जब आपने ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना शादी के बाद औलाद होती है, औलाद के बाद इंसान की और ख़ास तौर पर मर्द की ज़िंदगी बदल जाती है। वो कहते हैं ना जिसको इस दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता, वो उसकी औलाद जो है वो सुधार देती है बाप को। तो मुझे बताएं कि वो क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए थे, क्या कुछ आपने जो है वो बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दी या सेक्रीफाइस किया जो आप आज रिग्रेट करते हैं कि नहीं करना चाहिए था ऐसी औलाद के लिए? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करता चाहे कैसे भी हालात आए, क्योंकि इन सब 4 बच्चों में मेरे सब बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बात करते हैं तो करते हैं, इसके और भी बहुत सी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, जैसे इन लॉस का एटीट्यूड आ जाता है, वाइफ का एटीट्यूड आ जाता है, तो यहाँ आके थोड़ी सी जो है ना बात चेंज हो जाती है। हाँ, मगर आपकी बात सही है कि ये जो है ना ये चीज़ हम लोगों ने नहीं सोची होती, बल्कि हमारे जहन में ये होता है कि इस बच्चे को अच्छे स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये हमारा नाम रोशन करेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि हमारा नाम रोशन होगा। ऐसा ही है। मगर ये जो है ना जाहिर है कि ये चीज़ हम नहीं सोचते कि रोशन तो होगा, नाम इन लोगों का होगा, मगर हम किस स्टेज पर आएंगे ये कभी नहीं सोचा। और जहाँ पर्सनली अगर आप मेरी बात कर रही हैं तो मैं तो इसको ट्रांजिट पीरियड ही समझता हूँ यहाँ पे आना, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी जिसे कहना चाहिए, और आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। अलबत्ता एज के हम इस सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पे बहुत कम लिमिट जो है ना वो लाइफ हमें दे रही है आगे बढ़ने के लिए, मगर स्टिल, और मैं ये मेरा ये पैगाम भी है और सब लोगों को कि गिव अप नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपके 4 बच्चे हैं और चारों बाहर सेटल डाउन हैं, अब्रॉड हैं, तो एक भी बच्चे ने, ऐसा होता है ना कि आप हमारे पास आ जाएं या हमारे पास आके रह लें, या चलें अगर हम नहीं बुला सकते आपको तो हम वहाँ पर आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी पाकिस्तान में दे दें, ऐसी कभी डिस्कशन हुई है? बच्चों से मेरी डिस्कशन होती है। 4 बच्चों में से सिर्फ मेरा जो छोटा बेटा है वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ देता है, बाकी जो 3 हैं उनका रवैया जो है ना थोड़ा सा वो अजीबोगरीब है। क्या अजीबोगरीब है? मतलब आपको उम्र के किस हिस्से में लगा कि अब इनका रवैया जो है ना वो तब्दील हो रहा है? जी, चेंज हो गया उनका, और मुझे हैरानी होती है जबकि चारों बच्चे जो है ना जाहिर है कि मतलब एक जैसे होने चाहिए, हम तो ये समझते हैं, मगर ऐसा हुआ है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना वो नहीं समझ रहे हैं और नहीं पूरा कर रहे जो उनको करनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स हैं उनके साथ यही होता है, मगर थैंक्स गॉड कि एक छोटा बेटा जो है ना मेरा वो दुबई में जो है वो मेरा साथ देता है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं खुद भी हैरान हूँ इस बात पे। छोटे बेटे की शादी हुई है? शादी हो गई उसकी, सबकी शादी हो गई है। तो आप जब इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है तो वही जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस तरह के जब मौके होते हैं, ईद आने वाली हो, ये मतलब आपकी एक मेमोरीज होती हैं, आपकी यादें होती हैं कि किस तरीके से आप लोग जाया करते थे। जी जी जी, जैसे बकर ईद आ रही है, आज ही मेरी बात हो रही थी छोटे बेटे से, तो हम याद कर रहे थे हम किस तरह से कुर्बानी के लिए बकरा जो है ना वो लेकर आते थे और किस तरह से उसको हम जो है ना वो खाद पानी और ये सब पिलाते थे। बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो यादें जो है ना वो तो नहीं जाती, हमेशा रहती हैं। तो ये मतलब मुझे बताएं कि ये बच्चों को कभी यादें नहीं आती कि मतलब ये वही बाप है हमारा
जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, जिसने हमारी वजह से परदेस काटा, या जिसने हमें बेहतरीन ज़िंदगी दी कि आज हम लोग अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हैं। जी 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 तो उस पर कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का ही किरदार होता है, एक अहम किरदार माँ बाप का हमेशा जी से रहा है। जी तो ये बच्चों के जहनों में, आजकल के बच्चों के जहनों में बात क्यों नहीं है? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, मगर इट्स ए वेरी डेलिकेट क्वेश्चन कि ये हर जगह नहीं है, कुछ जगह है ये, एंड दे आर रियली वेरी अनफॉर्चुनेट पीपल कि जहाँ ये है। हम तो खुद हैरान हो जाते हैं, हमें वो ज़माने याद आते हैं कि जब उनको उंगली पकड़ के हम चलना सिखाते थे, और फिर क्या सोचते थे कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमें थामेंगे, हमें संभालेंगे। और जब ऐसा नहीं होता, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, तो फिर संभालना खुद को बहुत मुश्किल होता है। और मैं जो है ना, बल्कि गुजारिश यही करूँगा आपके इस प्रोग्राम में कि ये जितने भी बच्चे हैं ये इस चीज़ को समझें, ये सेंटीमेंट्स का अंदाज़ा लगाएं कि पेरेंट्स की सेंटीमेंट्स क्या होती है, उसको समझें और गॉड सेक। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि ईद हो, खुशियाँ हो, मतलब बाप यही सोचता है कि मतलब ये वही हैं जिनको हमने बोलना सिखाया है, जी जी, ये वही हैं जिनको हमने चलना सिखाया है, जी। और आज ये सब कुछ कर रहे हैं। ईद के मौके पर मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ख्वाहिश हो, आप चाहते हो कि चारों बच्चे जो हैं वो आपकी एक जगह मौजूद हों और आप उनके साथ कोई एक ईद आपको मतलब इससे मौका मिले ज़्यादा तो आप... अच्छी ख्वाहिश हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, और ये मरते दम तक जो है ना, हम लोग ये ख्वाहिश करते रहते हैं कि काश के वो 3 और पहले वाला वो दोबारा वापस आ जाए, और हम बच्चों के साथ जो है ना वो हंस खेल के ईद जो है ना वो गुजारे हैं। वैसे ही जो है ना वो घर में ईद के मौके पर जो खाने वगैरह बनते हैं उसी तरह से बने हैं, वो साथ बैठ के एक टेबल के ऊपर हम लोग खाना खाएं। ऐसा है जी, मतलब बड़ी रौनकें होती हैं, बड़ी यादें होती हैं, और जब इस तरह के इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना, तो वो तमाम तर चीज़ें वो आपको हॉन्ट करती हैं, तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको याद आती हैं, और आप चाहते हो कि दोबारा से एक दफ़ा रीलिव करो उन मोमेंट्स को, उन मोमेंट्स को एक दफ़ा ज़िंदगी में मौका दोबारा मिल जाए तो आप उनको सारी ज़िंदगी जो है ना वो आप उनको एंजॉय कर सको। तो जितने भी माँ बाप जो हैं वो इस तरीके से मुख्तलिफ़ ओल्ड एज होम्स में मौजूद हैं, ईद का त्यौहार है, तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कि जितने भी बच्चे, जितनी भी औलादें, चाहे वो मुल्क से बाहर हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, ये एक मौका है। क्योंकि बाद में मैं खुद मैं विटनेस कर चुकी हूँ ऐसे लोगों को जो कि सारी ज़िंदगी रिग्रेट करते हैं कि काश हमें वक्त थोड़ी सी मोहलत और दे देता तो हम अपने माँ बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार पाते, उनको दोबारा से मना के घर ले आते। ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती है, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ईद आने वाली है, कहीं भी हैं आपके माँ बाप, अब उनके पास आएँ, उनको मनाएं, उनको घर लेकर जाएं, और तमाम तर वो चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए की थी एक दफ़ा उनके लिए करके देखें। शायद जो है वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आगे आसानी हो जाए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं फादर्स डे के हवाले से। कल दुनिया भर में फादर्स डे बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। हम जो हैं वो मुख्तलिफ कह लें कि पैगामात एक दूसरे को देते हैं, अपने माँ बाप को जो है वो विश करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो हमको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेकिन हमारी सोसाइटी की एक बिटर रियलिटी है, और वो यही है कि हमारा मुल्क जो है वो ऐसा मुल्क है, या हमारा माशरा ऐसा है कि वहाँ पर जो है ये ओल्ड एज होम्स का एक दौर था, कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इस बात को मायूब समझा जाता था कि आप अपने माँ बाप को जो है वो इस तरीके से किसी और के रहमो करम पर छोड़ दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में जिस तरीके से ओल्ड एज होम्स की तादाद बढ़ रही है, जिस तरीके से पढ़े लिखे, इंतहाई पढ़े लिखे जो कि कह लें आपके आला ओहदों पर फाइज हैं, वो अपने माँ बाप को इस तरीके से लावारिस कर देते हैं, इस तरीके से छोड़ देते हैं, उनसे उनकी तमाम तर खुशियाँ छीन लेते हैं। तो उन जो वालिदैन होते हैं उनके जहनों में क्या चल रहा होता है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे होते हैं। क्योंकि अभी तक
हमने जितने भी लोगों से बात की उनका यही कहना है कि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को दोबारा से जो है वो संभालना, और जब आपको पता हो कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, और जब आपको पता हो कि अब जो है वो आपके खूनी रिश्ते मौजूद हैं, आपकी औलाद इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो आपको पूछती नहीं है, तो किस कदर कर्ब और जहनी अजियत का सामना उनको करना पड़ता है। इसी हवाले से हम लोग आज बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं सर, नाम क्या है आपका? आबिद हुसैन। आबिद साहब, यहाँ पर आप कब आए? कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन महीना हुआ। महीना हुआ है जी आपको? तो आए कैसे थे? आए कैसे से बच्चों ने इग्नोर किया तो यहाँ पहुँच गया। बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह 5 हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं आपके। तो कितने, 2 बेटे हैं, 3 3 बेटे? बेटियाँ 2 बेटे। 2 बेटे हैं माशाल्लाह और 3 बेटियां हैं। कहाँ हैं ये? यही कराची में। कराची में ही मौजूद हैं। तो ये किस तरीके से ये तमाम तर सिलसिला हुआ है कि आपको लगता है कि जितनी कुर्बानियां आपने उन बच्चों के लिए दी हैं उसके बदले में औलाद ने जो है वो इस तरीके का रवैया रखा हो, तो कब आपको महसूस हुआ कि मुझे नहीं रहना इनके साथ? क्या वजूहात थी? वजूहात तो बस मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे उन्होंने इग्नोर किया, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं, ना मेडिसिन, टॉर्चर किया उन्होंने। टॉर्चर? जी हाँ। कैसे? यही टॉर्चर है कि ना खाना देना, ना पीना देना, ना बात करना। हम ये जो बात कर रहे हैं कि मतलब सारी उम्र बच्चे जब पैदा होते हैं और उनको जो है वो हर्फ ब हर्फ सिखाते हैं माँ बाप, जी हाँ। और उसके बाद बच्चों का इस तरीके का रवैया जी। कितनी अजियत देता है। बहुत अजीब देता है, ये दिल पे है ना, मोहर लगा देता है। कभी आपने बात करने की उनसे कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। जब मैं उनके साथ था, जब मैंने कोशिश की कि सेटलमेंट हो जाए, मगर वो नहीं माने। क्या कहते हैं वो कि वजह क्या है आपको ज़हनी तौर पर जो है वो टॉर्चर करने की या बात ना करने की वजह, वो क्या बयान करते हैं? क्या आपने हमारे लिए किया तो क्या है? कुछ भी नहीं किया। हालांकि 5 बच्चों को मैंने ग्रेजुएशन करवाया है, पढ़ा लिखा है, जो ये अभी आपने इंटरव्यू लिए हैं कि उंगली पकड़ के, सबसे बड़ी बात तो उनको चलना सिखाया। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते हैं ना, बाप कुछ भी ना कर रहा हो, बाप सर पर मौजूद हो, वो इतना ही काफ़ी है औलाद के लिए। और आप इतना सब कुछ करने के बाद भी, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको याद आती है कि मैंने जब ये छोटा था या जब ये छोटी थी तो मैंने इसके लिए ये किया था? बहुत याद आती है, सब कुछ याद आता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने। देखे 7-8 साल सऊदीया में मैंने गुजारे हैं और 26 साल मैंने PIA में जॉब की है। सब कुछ उन पर होता है। और आज उम्र के इस हिस्से में मुझे घर से बाहर कर दिया। अगर JDC ना होती, जफ़र अब्बास साहब का मैं प्राउड करता हूँ, उन पर फ़ख्र करता हूँ JDC पे कि बेसहारा जैसे हम लोगों को ये पनाह दे। तो आपके बच्चों ने आपको घर से खुद निकाला था? जी हाँ। कैसे? क्या मतलब लेंगे जब खाना ही नहीं देंगे? 3-3.5 साल तक अजियत भुगत रहा हूँ मैं कि मुझे खाना ही नहीं दे रहे, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो आपके जो 5 बच्चे हैं, 5 के 5 ही जो हैं वो ऐसे थे, या आप एक बच्चा होता है ना जो अच्छा हो, या जिससे आपका लगाव ज्यादा होता है, जिससे प्यार ज्यादा होता है, वो कोई औलाद नहीं थी आपकी? नहीं, 2 बेटे हैं, बेटियां तो पता ही है घर की अपनी। बेटियों ने एक ग्रुप बन गया ना, वो 1 साइड हो गए, मुझे अकेला कर दिया। मतलब ये तो हुआ है ना, खूनी रिश्ते बाप और औलादों में कभी ग्रुप बनते हैं? तो ये जब इस तरह का दौर आता है तो इस तरह के इवेंट्स आते हैं, जैसे हम बात करें ईद आती है तो ज्यादा याद आता होगा वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर कुर्बानियां जो उनके लिए दी हैं। ईद क्या है? ईद तो खुशी का नाम है ना। ईद तो जब होगी जब हम अपने बच्चों में बैठ के खुशी मनाएंगे, वो ईद है हमारी, रोज ईद होगी। आप चाहते हैं कि आपकी जो औलाद है वो आए दोबारा से, या आपसे माफ़ी मांगे? मतलब इंसान चाहता है ना कि मुझे मेरी औलाद आए, मुझे घर वापस लेकर जाए, या मुझे मनाए, या मुझे बताए कि वो भी मुझसे प्यार करती है। इस तरह की कोई ख्वाहिश रही है आपको? जी ख्वाहिश तो रही है,
मगर इतनी चोटें खाई है मैंने, इतना टॉर्चर किया उन्होंने कि अब दिल नहीं करता। कभी रिग्रेट हुआ कि नहीं करना चाहिए था औलाद के लिए इतना, थोड़ा सा अपने लिए किया होता? हाँ, ये एहसास होता है कि कुछ अपने लिए किया होता, मगर वक्त गुजर गया, उसके बाद क्या हासिल, कुछ भी नहीं। अब जैसे ईद आ रही है, ईद के मौके पर कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी औलाद को? पैगाम यही है कि माँ बाप का जो है, माँ जन्नत है, बाप वाले जो है वो दरवाज़ा है जन्नत का। तो इस उम्र में जाके ना उनको घर से बेदखल ना करें, एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें, यही अल्लाह को पसंद है। आपकी ख्वाहिश नहीं है कि वो आए और आपको आपके यहाँ से ले जाए? नहीं, अब मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं आता? कहते हैं कि जिनसे माँ बाप राजी ना हो उनसे तो खुदा भी राजी खुदा नहीं भी होता। राजी, बस अल्लाह उनका निगहबान है, दुआएं हमारी उनके साथ हैं। तो अगर बच्चे आके माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर देंगे आप? माफ़ी तो है उनके लिए हर वक्त। कल जो है वो हम देख रहे हैं कि फादर्स डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कल दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाएगा। परसों जो है वो तमाम तर मुसलमान दुनिया भर में जिस जिस कोने पर मौजूद हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। ईद उल अज़हा का दिन होगा। तो प्रोग्राम में हम लोग यही बात कर रहे थे कि वक्त है अभी भी अपने माँ बाप के पास लौट कर आने का, उनको तमाम तर खुशियाँ उनकी दोबारा से लौटाने का। तो ये तमाम तर वो वालिद हैं जिनके घर वाले या जिनके बच्चे उनके करीब मौजूद नहीं हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना टीम बनाम सरकार और साथ ही साथ फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि JDC से हैं, और तमाम तर इंतज़ामात हम लोग भी देख रहे थे जिस तरीके से इनको रखा जाता है, जिस तरीके से इनको तमाम तर एक शख्सी आज़ादी दी जाती है जो कि बड़ी ज़रूरी भी है। जिस तरीके से तमाम तर चीज़ों को मैनेज किया जाता है वो यकीनन एक खुशाइन बात है। लेकिन तमाम तर वालिदैन यही चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में जाएं, अपने अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद मनाएं और तमाम तर खुशियाँ जो हैं वो दोबारा से सेलिब्रेट करें। केक हमारे पास मौजूद है फादर्स डे का, तो हमने सोचा है कि क्यों ना इसको कटवाया जाए। काटिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे कि तमाम तर लोगों को इस बात की तरफ जो है वो उनकी तवज्जो दिलाएं कि माँ बाप जो हैं वो एक कीमती असासा होते हैं। कहा यह जाता है कि बाप जो है वो चाहे कुछ ना कर रहा हो, बाप का घर पर होना ही जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। जब भी घर पर होते हैं हम लोग देखते हैं कि जब जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं और हमें सिर्फ अपने वालिद के, अपने बाप के जूते घर के बाहर नज़र आ जाएं तो एक तसल्ली होती है कि सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारा बाप सर पर है, वो तमाम तर चीज़ें संभाल लेगा। लेकिन फिर एक दौर आता है, फिर एक वक्त आता है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हमें अपने वालिद की शफ़क़त की, अपने वालिद की मोहब्बत की जो है वो उस तरीके से ज़रूरत नहीं है। उनको जो है वो हम दर बदर कर देते हैं, वो उनको हम दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। वही बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारी होती है, वो हमें जो है वो सड़कों के किनारे जो है बैठे नज़र आते हैं, भूखे नज़र आते हैं। और साथ ही साथ जो है वो अपने अगर घरों पर मौजूद होते हैं तो हमने देखा है कि बच्चे उनको उस तरीके से इज़्ज़त नहीं दे पाते जिस तरीके से इज़्ज़त देना जो है वो ज़रूरी है। बनाम सरकार के इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगी कि कल है फादर्स डे, तो तमाम तर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनसे दूर हैं तो अपने पेरेंट्स के पास जाइए और वहाँ जाकर जो है वो उनके साथ मिलकर ना सिर्फ फादर्स डे मनाएं बल्कि ईद मनाएं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।